दोस्तों, ये कहानी है सुरेश की। सुरेश बहुत अच्छा पढ़ा लिखा था और वह एक बहुत अच्छी प्राइवेट नौकरी भी करता था। सुरेश के घर में उसकी पत्नी और उसकी एक छोटी सी बेटी थी। वे सभी अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे थे। तभी एक दिन सुरेश जिस कंपनी में काम कर रहा था, उस कंपनी पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया गया और वह कंपनी रातों रात बंद हो गई, जिस कारण सुरेश का काम भी उससे छिन गया और अब तक तो उसे उसके पिछले महीने की पगार भी नहीं मिली थी। सुरेश अब बेरोजगार हो चुका था। वह बहुत परेशान हो चुका था। वह अब चिंता में रहने लगा था। तभी आप चिंता मत कीजिए, आपको जल्दी ही कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी। नहीं काव्या, तुम नहीं जानती, जिस कंपनी में मैं काम करता था उस कंपनी का नाम पूरी तरह से डूब चुका है। और जब भी मैं किसी के पास काम मांगने जाता हूं और वे लोग जब मुझसे ये पूछते हैं कि तुम पहले कहां काम करते थे, तो मुझे ये बताना पड़ता है कि मैं उस कंपनी में काम करता था। और जैसे ही लोग उस कंपनी का नाम सुनते हैं तो मुझे काम पर नहीं रखते। मैं जानती हूँ ये वक्त मुश्किलों भरा है, लेकिन आप हिम्मत रखिए, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। सुरेश और काव्या इन सभी चीजों के बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी वहां पर सुरेश की बेटी आ जाती है। पापा देखिए, मुझे क्लास टेस्ट में फुल मार्क्स मिले हैं। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करते रहो। पापा ऐसे काम नहीं चलेगा, आप भूल गए आपने मुझे कुछ प्रॉमिस किया था। बेटा, मैं तो भूल गया, मैंने आपसे क्या प्रॉमिस किया था। ओफो पापा, आप इतनी जल्दी भूल गए। आपने प्रॉमिस किया था कि इस बार दिवाली पर आप मुझे वो परी वाली ड्रेस जो हमने उस दिन मॉल में देखी थी वो दिलवाओगे, और वो कलर्ड फुलझड़ियां भी आप दिलाओगे ना पापा। अपने बेटे की ये बात सुनकर सुरेश का चेहरा मानो उतर सा गया। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेटी की इस ख्वाहिश को कैसे पूरा करे, क्योंकि उसके पास तो थोड़े भी पैसे नहीं बचे थे। कंपनी अचानक से बंद हो गई, जिस कारण उसे पिछले महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली थी। अब उसके पास एक भी पैसे नहीं थे। वह ये समझ नहीं पा रहा था कि अपनी बेटी को क्या जवाब दे। तभी सुरेश की पत्नी अपनी बेटी से कहती है, रीमा बेटा, आप अभी अभी स्कूल से आए हो ना, जाओ जाकर पहले अच्छे से फ्रेश हो जाओ, फिर मैं खाना लगाती हूँ। हाँ मम्मा, मैं बस जा ही रही हूँ, पहले पापा से बात तो कर लूं। रीमा, जो कहा है वो करो, बातें बाद में होती रहेंगी। माँ के समझाने पर रीमा नाराज हो जाती है और वह अपने कमरे में चली जाती है। अपनी बेटी को इस तरह से नाराज देखकर सुरेश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वह अपनी बेटी को इस तरह से उदास नहीं देख सकता था। तभी वह अपनी पत्नी काव्या से कहता है, काव्या, तुम्हें तो याद होगा कि हमने हर बार दिवाली कितनी अच्छे से मनाई है। हर बार मैंने अपनी बेटी की ख्वाहिशें पूरी की है, लेकिन इस बार मैं अपनी बेटी की ख्वाहिशें क्यों नहीं पूरी कर पा रहा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसे वो ड्रेस दिला कर रहूंगा। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैं इस तरह से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। इतना कहकर सुरेश फिर से नौकरी की तलाश के लिए निकल पड़ता है। वह कई जगह पर नौकरी मांगने जाता है, लेकिन कोई भी उसे नौकरी पर नहीं रखता। आखिरकार थक हार कर वह एक चाय की दुकान पर जाकर बैठ जाता है। वहां बैठकर सुरेश अपने हालातों के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर अचानक से एक बड़ी सी गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से एक आदमी निकलता है और वह चाय की दुकान पर आकर कहता है, अरे श्यामू भैया, कैसे हो? जल्दी से मेरी स्पेशल वाली चाय बनाओ। आज आपके हाथों की चाय पीने का बड़ा मन कर रहा था, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूँ। जी साहब, बस 2 मिनट, मैं अभी आपकी स्पेशल वाली चाय बनाता हूँ। सुरेश ये सब देखकर बहुत हैरान था, क्योंकि इतना बड़ा सेठ एक छोटी सी चाय की दुकान पर आया था और वो भी चाय वाले से बहुत अच्छी तरह से बात कर रहा था। उस सेठ को देखकर सुरेश को बहुत अच्छा लगा, इसलिए वह कुछ देर के लिए वहीं पर रुक गया। तभी वह चाय वाला उस सेठ से कहता है, अरे मालिक, आज आप अकेले ही आए हैं, आपका ड्राइवर कहाँ गया? अरे श्यामू भैया, क्या बताऊं, आपको तो पता ही एक दिवाली आ रही है और दिवाली में लोगों को छुट्टियां चाहिए ही होती हैं, तो वो भी अपने गांव गया है अपने परिवार के साथ अपनी दिवाली मनाने। अब उसे भेज तो दिया, लेकिन सच में उसके जाने के बाद बहुत परेशानी हो रही है।
क्योंकि वो केवल मेरी गाड़ी ही नहीं चलाता था, बल्कि मेरे घर के भी कई सारे काम कर देता था। अब वो घर पर नहीं है तो मेरी पत्नी भी बहुत परेशान है, क्योंकि उनके सारे काम नहीं हो पा रहे। वो जाते वक्त सब्जियां भी लेकर चला जाया करता था। सच में उसके जाने के बाद मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन अब कर भी क्या सकता हूं। अरे मालिक, तो इसमें इतने सोचने वाली बात क्या है? आप कोई नया आदमी क्यों नहीं रख लेते जब तक कि आपका पुराना ड्राइवर वापस नहीं आ जाता? हाँ शामू भैया, मैं भी तो यही सोच रहा हूं, लेकिन कोई मिले तो सही। अगर आपकी नजरों में कोई भरोसेमंद हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ये लीजिए साहब, आपकी चाय तैयार है। आह, क्या चाय है! आपकी स्पेशल वाली चाय बहुत मजेदार होती है, इसलिए तो मैं आपके पास आता हूं। आपकी जैसी चाय और कोई नहीं बना सकता। अरे मालिक, ये तो आपका बड़प्पन है, वरना आप जैसे सेठ लोग कहाँ इतनी छोटी सी दुकान पर चाय पीने आते हैं। अरे भाई, ये अमीर गरीब कुछ नहीं होता, ये तो सब वक्त का खेल है। वक्त चाहे तो गरीब को अमीर बना दे और अमीर को गरीब बना दे। अब तुम ही सोचो, यदि तुम चाय की इस दुकान को अपना छोटा काम समझते तो क्या तुम इसे कर पाते? और अगर तुम ये चाय की दुकान ना खोलते तो मुझे ये स्पेशल वाली चाय कैसे मिल पाती? सुरेश वहीं पर खड़ा था और वह उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। सुरेश उस आदमी की बात सुनकर सोचने पर मजबूर हो गया। वो वहीं पर खड़ा रहा और उस सेठ के वहां से जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह सेठ अपनी चाय खत्म करके अपनी गाड़ी की तरफ जाता है, तभी वहां पर सुरेश भी पहुंच जाता है और वह उस सेठ से कहता है, साहब, मेरा नाम सुरेश है। अगर आपको एक ड्राइवर की जरूरत है तो मैं आपके लिए काम कर सकता हूं। प्लीज मुझे इस काम पर रख लीजिए। लेकिन तुम हो कौन? मैं तुम्हें जानता नहीं, तो फिर मैं तुम्हें काम पर कैसे रख सकता हूं? इस पर सुरेश ने अपने बारे में उस सेठ को सब कुछ बता दिया। और वह सेठ भी उस शहर का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। उसके पास कई सारी कंपनियां थीं। वह चाहता तो सुरेश को किसी अच्छी नौकरी पर रख सकता था, लेकिन उससे पहले वह सुरेश को परखना चाहता था कि आखिर सुरेश सही कह रहा है या गलत, क्या वो उस काम के लायक है या नहीं। देखो सुरेश, ये सब तो वक्त का खेल है। तुम जिस कंपनी में काम करते थे, मैं मानता हूं कि उस कंपनी के बंद होने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। ये सब तो भाग्य की बातें हैं। हाँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्राइवर की नौकरी दे सकता हूं, लेकिन उसके साथ तुम्हें मेरे घर के भी कई सारे काम करने पड़ेंगे, जैसे कि मेरा पहले वाला ड्राइवर किया करता था। तो एक बार फिर सोच लो, क्या तुम ये काम करना चाहोगे? और वैसे भी तुम्हारी पढ़ाई के हिसाब से ये काम तुम्हारे लिए बहुत छोटा सा है, तो एक बार जरूर सोच लो। अरे साहब, अभी अभी तो आपने कहा था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है, इसलिए मैं तैयार हूं। उस सेठ ने सुरेश पर भरोसा करके उसे काम पर रख लिया और सुरेश भी मन लगाकर उस सेठ के पास काम करने लगा। वह उसकी गाड़ी चलाने के साथ साथ घर के भी कई सारे काम कर देता, जिससे उस सेठ को काफी मदद मिलती थी। वह कभी किसी काम के लिए मना नहीं करता था। लेकिन इधर दूसरी तरफ काव्या को अपने पति के लिए यह देखकर बहुत बुरा लगता था। एक दिन वह अपनी बेटी रीमा से कहती है, रीमा बेटा इधर आओ, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। हाँ मम्मा, बताइए। रीमा बेटा, पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि दिवाली पर आपकी फेवरेट ड्रेस आपके लिए खरीद सके, तो हमें भी उनकी मदद करने के लिए कुछ तो करना चाहिए ना। हाँ मम्मा, हम करेंगे ना, बताइए हम पापा की हेल्प कैसे कर सकते हैं। बेटा, हमारे पास पिछले साल के जो दिए बचे हुए हैं, आप उन्हें अच्छे से डेकोरेट करो, और हमें डेकोरेशन का दूसरा सामान भी बनाना होगा जिसे बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं, और ऐसे हम पापा की हेल्प कर सकते हैं। वाह मम्मा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। उसके बाद से ही काव्या और रीमा मिलकर दियों को अपने हाथों से डेकोरेट करते हैं और साथ ही सजावट के भी कई सारे सामान तैयार कर लेते हैं, और उसी के बाद वे अपने घर के बाहर ही उन्हें बेचने का प्रयास करने लगते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी उनके दिए खरीदने नहीं आता। तभी रीमा उदास हो जाती है। ये क्या मम्मा, हमारा सामान तो कोई खरीद ही नहीं रहा, अब हम पापा की हेल्प कैसे करेंगे।
कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं बिका तो कल बिक जाएगा। चलो अब घर चलते हैं, कल फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन मम्मा कल तो दिवाली है, अगर कल भी सामान नहीं बिका तो? काव्या के पास अपनी बेटी के इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। वे चुपचाप अपनी बेटी को देख रही थी कि तभी वहां पर एक और महिला आई। अरे वाह, कितने सुंदर हैं ये दिए। इन्हें किसने डेकोरेट किया है? मैंने किया है आंटी, आप इन्हें खरीद लो ना प्लीज। और ये झालर देखो, ये मैंने और मम्मा ने मिलकर बनाई है, इसे भी ले लो प्लीज। आप ये सामान नहीं खरीदोगे तो मैं अपने पापा की हेल्प नहीं कर पाऊंगी। मेरे पापा मेरे लिए दिवाली पर परी वाली ड्रेस लाने वाले हैं और इसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए, इसलिए मम्मा और मैं उनकी हेल्प कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो ऐसा करो, अपने सारे दिए और ये बाकी का सारा सामान भी सब कुछ पैक कर दो। क्या? सारा का सारा? आप सच कह रही हैं मैडम? हाँ, मुझे ये सब चाहिए। इस प्यारी सी गुड़िया ने कितने प्यार से बनाया है ये सब। इससे अच्छा सामान तो मुझे पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा। आप जल्दी से ये सब पैक कर दो। ये सुन काव्या बहुत खुश हुई और उसने सारा सामान खुशी खुशी पैक किया, जिसके बाद उस महिला ने उन्हें उस सामान की कीमत से कहीं अधिक कीमत दी और फिर वह सामान लेकर वहां से चली गई। शाम को सुरेश थका हारा घर लौटता है और वह देखने में बहुत उदास लग रहा था। तभी काव्या कहती है, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो? मैं तुम्हें क्या बताऊं काव्या, मैं साहब से पैसे ना मांग सका। मुझे लगा दिवाली का मौका है, शायद हो सकता है वह खुद ही मुझे कुछ पैसे दे दें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अभी तो मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। ऐसे में मैं रीमा को क्या मुंह दिखाऊंगा? उसकी ड्रेस लानी तो दूर, मेरे पास तो उसके लिए फुलझड़ी खरीदने तक के लिए पैसे नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी दिवाली इस बार भी रोशन होगी। रीमा की फेवरेट ड्रेस भी आएगी और उसके लिए फुलझड़ियां भी। लेकिन कैसे? मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं है और ऐसे में हम ये सारी चीजें कैसे खरीद सकते हैं? काव्या ने जो भी सामान बेचा था वह उन पैसों के बारे में सुरेश को बताने ही वाली थी कि तभी वहां पर सुरेश का सेठ और उसकी पत्नी आ जाती है। सेठ की पत्नी वही थी जिसने काव्या और उसकी बेटी का बनाया हुआ सारा सामान खरीद दिया था। उन दोनों को एक साथ अपने घर पर देखकर सुरेश थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, अरे मालिक, आप यहाँ पर? क्या कोई काम था? आपने मुझे बुला लिया होता। अच्छा कोई बात नहीं, आप आ गए हैं तो बैठिए। मैडम आप तो? हाँ, मैं वही हूँ जिसने आपका सामान आपसे खरीदा। सोमेश मेरे घर पर ही काम करता है। परसों की बात है, काम करते हुए सोमेश की जेब से आपके पूरे परिवार की फोटो जमीन पर गिर गई थी और जब मैंने आपको और आपकी बेटी को सड़क पर सामान बेचते देखा तो मैं आपको तुरंत पहचान गई। सामान? कैसा सामान काव्या? तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही? इस पर काव्या सुरेश को सारी बातें बताती है। इस पर सुरेश का सेठ सुरेश से कहता है, सुरेश, मैं तो तुम्हें पहले से ही जानता था। मैं ये अच्छी तरह से जानता था कि तुम काबिल हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें परखना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। और एक दिन जब मेरी पत्नी ने मुझे तुम्हारे परिवार के बारे में बताया, तब मैंने यह तय कर लिया था कि मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी जरूर दूंगा। लेकिन उसके पहले हमें यह देखना था कि तुम्हारा परिवार क्या कर सकता है। और तुम लोगों ने यह साबित कर दिया कि तुम लोग हालात से मजबूर जरूर हो, लेकिन कमजोर नहीं। इसलिए अब से तुम मेरे लिए ही काम करोगे, लेकिन ड्राइवर का नहीं, बल्कि मेरी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर, जिसके तुम लायक हो। हाँ, और रीमा बेटा यहाँ आओ। ये देखो, ये रही तुम्हारी फेवरेट परी वाली ड्रेस और ये सारी फुलझड़ियाँ। यही चाहिए थी ना आपको? आपने अपने पापा की इतनी हेल्प की, तो ये सब आपके लिए। थैंक यू आंटी। सुरेश और काव्या ये देखकर बहुत खुश थे। उन दोनों ने हाथ जोड़कर सेठ और उसकी पत्नी का धन्यवाद किया और उसके बाद उन सभी ने मिलकर खूब धूमधाम से दिवाली मनाई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने हालातों के आगे हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। इसी के साथ में
उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।